Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and in this particular video, what we are going to discuss is absenteeism and labor turnover. These two terms are very frequently used if you ever go to any HR manager. अगर किसी HR मैनेजर के पास जाएंगे तो ये सारे टर्म्स आपने बहुत कॉमनली सुने होंगे, या फिर अगर आपने कभी किसी HR डिपार्टमेंट में काम किया होगा तो भी आपने ये टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली सुने होंगे. तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट इज absenteeism, what is labor turnover, what are the causes of labor turnover, and finally what are the remedies with which we can reduce labor turnover. So let's get started. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म एब्सेंटिज्म. देखिए, एब्सेंटिज्म में एक बहुत ही छोटा सा टर्म जुड़ा हुआ है, दैट इज एब्सेंट. एब्सेंट का मतलब क्या होता है? नॉट बीइंग प्रेजेंट एट सम प्लेस. सो अब हम जब एब्सेंटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ. ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन से जब कोई इंप्लॉय एब्सेंट रहता है या फिर फ्रीक्वेंटली एब्सेंट रहता है या फिर ही हैज मेड हिज हैबिट ऑफ बीइंग एब्सेंट. नाउ इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा या आपने रियलाइज किया होगा कि जब आप स्कूल में थे तो कुछ लोग ऐसे थे हु वर वेरी रेगुलर टू स्कूल. कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ छुट्टियां लेते थे, प्रॉब्ली उनको कभी बाहर जाना होता था या फिर कभी उनकी जेन्युइनली तबीयत खराब होती थी. वेरस कुछ लोग ऐसे थे, लेट्स से कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट था, लेट्स से एक्स, बिकॉज आई एम एबल टू रिकॉल, जिसके साथ मैंने 5th क्लास से लेकर लेट्स से 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करी है. एंड व्हाट आई यूज टू नोटिस कि वो 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक हर साल बाय साल, ईयर बाय ईयर, एटलीस्ट साल में 30 से 40 दिन स्कूल नहीं आता था. ठीक है. नाउ देयर कैन बी टू एस्पेक्ट्स टू इट. वन एस्पेक्ट इज कि जेन्युइनली उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है या फिर उसको कुछ पर्सनल इशू है, और दूसरा क्या है दैट ही नेचुरली डिसलाइक्स कमिंग टू स्कूल. उसको पसंद नहीं है आना, ही डजंट लाइक इट. आपने अपने दोस्तों को सुना होगा कॉलेज में भी जाते हुए कि आज बंक मारते हैं, आज मन नहीं कर रहा है. ठीक है. सो बेसिकली व्हेन यू मेक योरसेल्फ एब्सेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्कूल और फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, काम है आपके पास, यू शुड बी प्रेजेंट, आपको वहां पे जाना भी चाहिए. इट इज नॉट आउट ऑफ अ जेन्युइन रीजन. कोई वहां पे स्पेसिफिक, कोई वहां पे इमरजेंसी नहीं है, कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, एंड यू जस्ट डिसलाइक गोइंग टू वर्क, या फिर आप नेचुरली अपने टेंडेंसी, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से यू जस्ट वॉन्ट टू बी एब्सेंट, यू डोंट वॉन्ट टू बी देयर. ठीक है. देन इट इज सेड दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ एब्सेंटिज्म, या फिर ही इज अ पर्सन हु इज वेरी मच इन situation of absenteeism in a particular organization or a particular place, be it a school, be it organization, या फिर कोई और चीज भी हो सकती है. कुछ लोग गेम्स पीरियड में नहीं जाते थे तो उनको हम कह देंगे कि these people were continuously absent from the sports or games. ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर एक फॉर्मल लेटर ड्राफ्ट करके, एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके प्रॉपरली लीव ली जा रही है, ठीक है, तो इसको हम एब्सेंटिज्म नहीं कहेंगे. बिकॉज जब भी एक जेन्युइन तरीके से एक फॉर्मली लेटर ड्राफ्ट करके लीव ली जाती है, इसका मतलब एक जेन्युइन रीजन है उसके पीछे. वेर एज जब हम एब्सेंटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी आर मेनली टॉकिंग दैट द पर्सन ड्यू टू हिज ओन प्रेफरेंसेस, ड्यू टू हिज ओन चॉइसेस, ही हैज earned a habit of being absent from work. That is what you have to understand. एंड इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. वील हैव टू इन्वेस्टिगेट कि क्या रीजन है, क्या ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, क्या उसको काम ही पसंद नहीं आता, या उसका काम करने का मन ही नहीं करता है, या फिर उसको कुछ ज्यादा ही लाइफ से चिल चाहिए. ठीक है. कुछ लोगों को आपने सुना होगा, आज एक नेटफ्लिक्स पे नया सीरीज आया, तो विल नॉट गो टू द कॉलेज और विल नॉट गो टू द ऑफिस. दिस इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ एब्सेंटिज्म दैट इज बीइंग पोर्ट्रेड फ्रॉम हिज पर्सनालिटी. ठीक है. नाउ आपको ध्यान क्या रखना है दैट द डिग्री ऑफ एब्सेंटिज्म वैरी इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट्स. कुछ डिपार्टमेंट्स में जहां पे बहुत मोनोटोनस काम रहता है या यहाँ पे बहुत ही वर्किंग एनवायरनमेंट खराब है, दे कैन बी मल्टीपल रीजंस टू इट दैट व्हाई अ पर्सन लाइक टू बी एब्सेंट फ्रॉम द वर्क. ठीक है. नाउ दैट वुड डिपेंड ऑन द वर्क एनवायरनमेंट एंड वेरियस अदर फैक्टर्स. तो जो एब्सेंटिज्म है दैट इज गोइंग टू डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट. ठीक है. तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है. आई होप द मीनिंग ऑफ द टर्म एब्सेंटिज्म इज वेरी क्लियर. आई थिंक जो स्कूल का एग्जाम्पल है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इन ऑर्डर टू रिमेंबर दैट व्हाट डज एब्सेंटिज्म एक्चुअली मीन्स. ठीक है. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ व्हाट इज एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म रेट, or rather why is it required for an organization to know what is their employees absenteeism rate? Because उससे उनको पता चलता है कि probably, देखिए, दो reasons हो सकते हैं. One is that it is due to some personal causes. कुछ personal reasons हैं
जो इंप्लॉयज है उनकी कुछ पर्सनालिटी ऐसी है जिसकी वजह से वो नई काम पे आना चाहते, और दे हैव मेड इट एन हैबिट टू बी एब्सेंट फ्रॉम वर्क। द सेकंड कुड बी सम ऑर्गेनाइजेशनल रीजन, सम ऑर्गेनाइजेशनल कॉजेस। तो अगर बहुत ज्यादा इंप्लॉय एब्सेंटिज्म रेट होता है, जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे, दैट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नीड टू लुक अपॉन दैट वेयर इज इट लैकिंग, या फिर कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट इट कैन रेक्टिफाई एंड रिड्यूस इंप्लॉय एब्सेंटिज्म। ठीक है, सो सबसे पहले एब्सेंटिज्म का रेट पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म रेट। एब्सेंटिज्म रेट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मैन डेज लॉस्ट। लेट्स से आप कुछ नंबर ऑफ डेज लूज कर देते हैं, नाउ वी आर कंपेयरिंग मैन डेज, बिकॉज एक ही इंसान का नहीं कैलकुलेट करना, ऑर्गेनाइजेशन तो अपना एज अ होल कैलकुलेट करेगा कि कितने इंप्लॉयज थे और कितने दिन नहीं आए थे जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैन डेज शेड्यूल टू वर्क। शेड्यूल टू वर्क को आप अवेलेबल टू वर्क भी कह सकते हैं, कि कितने दिन उनको अवेलेबल होना चाहिए था, बट दे हैव नॉट कम टू द ऑफिस, और दे हैव नॉट कम टू द वर्क प्लेस, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, जहां पे अगर आपको नंबर ऑफ मैन डेज शेड्यूल टू वर्क या अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क लिखना है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू एवरेज नंबर ऑफ वर्क डेज। ठीक है, लेट्स से आपके पास 50 लोग हैं, ठीक है, एंड जो एवरेज नंबर ऑफ वर्क डेज वो काम करते हैं महीने के अंदर या साल के अंदर, दैट इज 30, देन इट इज गोइंग टू कम आउट टू बी 1500। ठीक है, तो ये आपके नंबर ऑफ मैन डेज शेड्यूल टू वर्क हो जाएंगे। जितने दिन लॉस हुआ है, लेट्स से 50 डेज उन्होंने काम नहीं किया है, आपको 50 डेज मिल गए, दैट दीज आर द मैन डेज लॉस्ट, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिवाइड एंड यू कैन सॉल्व दैट व्हाट इज द एम्प्लॉयज एब्सेंटिज्म रेट। बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, now let's move forward and understand another topic which is very similar to this, that is labor turnover rate। ठीक है, नाउ लेबर टर्नओवर रेट में हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने ऑर्गेनाइजेशन में कितने इंप्लॉयज ऐसे थे हु लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एब्सेंटिज्म रेट एज वेल एज लेबर टर्नओवर रेट। एब्सेंटिज्म रेट में हम मेनली ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, या फिर दे शुड हैव बीन अवेलेबल फॉर वर्क in terms of their employment but are absent from work। कितने दिन वो एब्सेंट होते हैं आउट ऑफ द नंबर ऑफ डेज दे शुड हैव एक्चुअली कम। लेबर टर्नओवर रेट में हम ये मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ रिलेशनशिप दैट हाउ मेनी इंप्लॉयज लेफ्ट ड्यूरिंग द पीरियड। लेफ्ट मतलब रिजाइन करके चले गए, या रिमूव कर दिया गया उनको, या फिर उनको हटा दिया गया, दे हैव एक्चुअली लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लेट्स से कि साल की स्टार्टिंग में आपने देखा कि भाई 80 पीपल इंप्लॉयड थे, साल के एंड में भी 80% इंप्लॉयड थे, तो अगर इसका एवरेज निकाला जाए, सो इट इज गोइंग टू कम आउट टू बी 80 डेज। ठीक है, सॉरी 80 इंप्लॉयज। सो 80 इंप्लॉयज जो हैं साल की स्टार्टिंग में भी अवेलेबल थे, और साल के लास्ट में भी 80 इंप्लॉयज अवेलेबल थे। तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि पूरे साल के अंदर हमारे 80% लोग, 80 employees, sorry, this is not going to be days, this is going to be employees, 80 employees were available on an average number in terms of the employment during the period। ठीक है, अब लेट से यहाँ पे होता क्या है कि 8 employees जो हैं वो साल में छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, सो 8 divided by 80 into 100 that comes out to be 10%। ठीक है, तो 10% हमारा लेबर टर्नओवर रेट निकल के आ जाएगा कि 10% ऐसे लोग हैं जो छोड़ के चले गए, और ये ऑर्गेनाइजेशन का लेबर टर्नओवर निकल के आ गया। ठीक है, सो जितना इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे उतना ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, बिकॉज अगर बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं, सो हम कहते हैं कि देयर इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसका टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा है, एंड जहां पे भी लेबर टर्नओवर रेट ज्यादा होता है वहां पे जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज आपको भी पता है कि जब कोई नया एम्प्लॉय आएगा तो उसको ट्रेनिंग में आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, जो छोड़ के गया उसकी जगह रिक्रूटमेंट करेंगे, उसमें भी पैसे लगाने लगेंगे पड़ेंगे, तो अ लॉट ऑफ कॉस्ट्स आर गोइंग टू बी इनकर्ड इन टर्म्स ऑफ लेबर टर्नओवर रेट। ओके, बट यू हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन लेबर टर्नओवर रेट एंड एम्प्लॉयज एब्सेंटिज्म रेट। एम्प्लॉयज एब्सेंटिज्म रेट सिर्फ ये बताता है कि कितने परसेंटेज लोग एब्सेंट रहते हैं इफ दे आर एम्प्लॉयड, व्हेयरएज लेबर टर्नओवर रेट बताता है दैट एवरेज नंबर पे कितने परसेंट लोग ऑफिस को, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले गए हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज से 1 year। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ व्हाट आर गोइंग टू बी द इफेक्ट्स ऑफ लेबर टर्नओवर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज पढ़ क्यों रहे हैं जब तक पता ही नहीं चलेगा कि उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट्स क्या होगा, देयर इज नो पॉइंट रीडिंग अबाउट लेबर टर्नओवर। ठीक है, तो सबसे पहले चीज क्या होने वाली है, व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स इफेक्ट? लॉस ऑफ टाइम एंड मनी इन रिक्रूटमेंट। अब लेट्स से कि आपने एक पैनल बुलाया, बाहर से एक्सपर्ट्स हायर किए, ठीक है, प्लस आपने एडवर्टाइजमेंट किया लोगों को रिक्रूट करने के लिए,
उन्होंने काम किया, 3 महीने बाद वो छोड़ के चले गए, ठीक है। अब आपको दोबारा से सारा सेटअप करना पड़ेगा, दोबारा से एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, दोबारा से पैनल और ऑफ एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ेंगे, प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि दोबारा वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंडक्ट किया जा सके। एंड दिस इज गोइंग टू ऐड टू अ लॉट ऑफ टाइम वेस्टेज होगा, पैसे भी लगेंगे आपके, एंड देयरफॉर इट इज गोइंग टू इनकर अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पूरे साल भर अगर आप सिर्फ रिक्रूटमेंट ही करते रह जाएंगे, सिर्फ इन्हीं कामों में लगे रहेंगे, देन व्हेन आर यू गोइंग टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन और वॉट एवर एक्टिविटी यू आर इन्वॉल्व इन टू, ठीक है। तो सबसे पहला इफेक्ट है सॉरी, लॉस ऑफ टाइम एंड मनी इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सेकेंड पार्ट इज, आपने किसी को रिक्रूट करा, लेट से आपने 10 पर्सन को रिक्रूट करा, आपने 1 महीने इनका ओरिएंटेशन किया, उनको बताया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, देन यू प्रोवाइडेड देम सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग जिसमें उनको काम अच्छे से आ गया, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग वेरी एफिशिएंटली, बहुत एफिशिएंसी से वो काम करना शुरू कर चुके हैं। नाउ लेट्स से 1 or 2 months लेटर दे रिजाइन फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, रिजाइन करके चले जाते हैं। अब जो नए लोग आएंगे उनको आपको दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा, एंड सर्टेनली दे आर गोइंग टू टेक सम टाइम इन गेटिंग एफिशिएंट ओवर द वर्क। सो दिस इज अगेन गोइंग टू cause a lot of distress to the organization, both in terms of cost as well as in terms of time, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इफ दिस इज अ लेबर टर्नओवर इन द ऑर्गेनाइजेशन और हायर लेबर टर्नओवर इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, दैट अ वेरी लिमिटेड और लेट्स से 2 to 3% टर्नओवर रेट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली गुड। क्यों होता है? बिकॉज द फ्रेश एम्प्लॉय, फ्रेश पीपल आर गोइंग टू कम टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो हो सकता है वो अपने साथ यंग माइंड्स हों, अगर तो हो सकता है अपने साथ एक्सपीरियंस लेके आए, डाइवर्सिटी लेके आए, या फिर इनोवेटिव आइडियाज लेके आए। तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इट इज गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट टू द ऑर्गेनाइजेशन। नुकसान ज्यादा करेगा, फायदा कम करने वाला है, ठीक है। थर्ड इज गोइंग टू बी लॉस ऑफ प्रोडक्शन। ये कैसे हो सकता है? लेट से आपके 100 लोग काम पे लगे हुए थे, अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रहे थे, महीने के अंदर 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दे रहे थे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, लेट से एक साथ 50 लोग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो अब से 50 लोग काम कर रहे हैं, सो देयर विल बी लॉस ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज जो लोग ये प्रोडक्शन यूनिट्स बना सकते थे, ठीक है, अब अगर 50 लोग काम कर रहे हैं तो 5000 यूनिट्स तो नहीं बनेंगे। सो देयर इज गोइंग टू बी लॉस ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑल्सो। तो ये भी एक आपका बड़ा नुकसान होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट नुकसान क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द नेक्स्ट इफेक्ट? वेस्टेज ऑफ आइडल टाइम ऑफ मशीन्स। अब कोई जरूरी तो नहीं है ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन ने मशीन परचेज ही करके रखी हो सकता है कि आपने लीज पे ले रखी हो सकता है कि आपने रेंट पे ले रखी हो। अब लेट्स से कि आपने 3 महीने के लिए हर एम्प्लॉय के काम करने के लिए 10 मशीन्स आपने रेंट पे ले रखी थी, मतलब हर एम्प्लॉय को एक एक मशीन आपने अलॉट कर रखी थी, 1 man 1 मशीन, ठीक है। अब लेट्स से कि कुछ इंप्लॉइज, उसमें से 2-4 इंप्लॉइज जो थे वो आपके चले जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, द टर्नओवर रेट इज हाई इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है कि जो वो मशीन का रेंट है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ अ फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो आप वहां पे एक फिक्स कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, बट नोबडी इज देयर एक्चुअली टू यूटिलाइज दैट मशीनरी, यूटिलाइज दैट इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू इनहांस प्रोडक्शन। तो वहां पे जो मशीन है उसका भी टाइम खराब हो रहा है, और जो उससे रिलेटेड कॉस्ट है वो भी आप इनकर कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वन मोर इंपैक्ट दैट इज गोइंग टू कॉज बिकॉज ऑफ हाई लेबर टर्नओवर, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट्स ऑफ वर्कर्स। अब क्या होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो विथ टाइम यू बिकम वेरी कंफर्टेबल इन हैंडलिंग द मशीन्स काम हैंडल करना आसान तो होता नहीं है। सो क्या होता है कि धीरे धीरे आप काम करते करते यू बिकम मोर एफिशिएंट, यू बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग थिंग्स, ठीक है। बट अगर बार बार नए नए लोग आएंगे, ठीक है, सो दे आर गोना टेक देयर ओन टाइम इन ऑर्डर टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट, इन ऑर्डर टू गेट कंफर्टेबल विद द मशीन्स दे आर वर्किंग इन, ठीक है। सो होगा क्या कि there are going to be a lot of accidents, काफी सारे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर सर्टेनली गोइंग टू हैपन, बट देयर आर हाई चांसेस अगर आप ऐसे हजार्डस एरिया में काम कर रहे हैं जहां पे आपको मशीन का काम सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसा होता है कि फैक्ट्रीज के अंदर अगर नए नए लोग आते हैं तो वहां पे एक्सीडेंट्स होंगे। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन यू विल हैव टू पे कॉम्पेंसेशन अंडर द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट, और भी बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, एंड अगेन दैट इज गोइंग टू ऐड टू योर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ लेबर, ठीक है। तो वो अगेन आपकी कॉस्ट को इनहांस करेगा। नेक्स्ट इज डेप्रीसिएशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। अब आप क्यों कहते हैं कि आपको हमेशा ऐसे लोग हायर करने चाहिए, ऐसे इंप्लॉयज हायर करने चाहिए, ऐसे वर्कर्स हायर करने चाहिए हु आर प्रोफिशिएंट इन देयर वर्क?
बिकॉज अगर कोई इंसान प्रोफिशिएंट होता है, ही इज एन एक्सपर्ट, तो वो नुकसान कम करता है, नुकसान इन टर्म्स ऑफ यूजिंग दैट इक्विपमेंट। लेट्स से कि आप किसी बहुत ही नौसीखिए को, किसी बहुत ही फ्रेशर को दे देते हैं काम, जिसके हाथ में आपने कोई बहुत बड़ी सी मशीनरी पकड़ा दी है, अब ही डज नॉट नो हाउ टू हैंडल वेरियस थिंग्स, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका प्रोडक्शन डिले होगा। दूसरी जगह क्या हो सकता है कि हो सकता है वो चीजें खराब कर दे, ठीक है, मेंटेनेंस आपका बढ़ा दे, आपको ज्यादा उसकी रिपेयर एंड डैमेजेस करवाने पड़े, आपको ज्यादा उस पर इन्वेस्ट करना पड़े इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये सारे भी जो एक्सपेंसेस होते हैं छोटे छोटे लगते हैं, बट अगर लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा है तो दे कैन कॉस्ट लॉट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी मैनेज करने पड़ेंगे, यू विल हैव टू टेक इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑल्सो इनटू कंसिडरेशन जब हम लेबर टर्नओवर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सेवेंथ, अ वेरी नेचुरल एलिमेंट दैट इज गोइंग टू हैपन, रेट ऑफ प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी लो। जब आप प्रोफिशिएंट बन जाते हैं तो हो सकता है कि आप एक घंटे में ज्यादा आउटपुट निकाल सके, ज्यादा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कर सके, बट इफ द लेबर टर्नओवर रेट इज हाई, पीपल आर कमिंग एंड गोइंग, देन द प्रोडक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी इफेक्टेड, बिकॉज दैट पर्सन इज गोइंग टू गिव लेस आउटपुट इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। थोड़ा सा उसका आउटपुट इनिशियली कम होगा, विद टाइम ऑफ कोर्स ही इज गोना बिकम मोर प्रोफिशिएंट, एंड उस टाइम पे आपका आउटपुट इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स दैट आर गोइंग टू हैपन if there is a high labor turnover in any organization. I hope these are clear. Moving ahead, now very important, what are the causes of labor turnover? क्या reasons हैं, what are the reasons behind a high labor turnover in any organization? Okay, so these labor turnover causes can be divided into three parts. One is the personal causes, unavoidable, जिनको हम avoid नहीं कर सकते at any cost, and then there are certain avoidable causes. जब हम personal causes के बारे में बात करते हैं तो we are talking about employees basically here. इंप्लॉइज के बारे में बात कर रहे हैं कि इंप्लॉइज के कुछ पर्सनल रीजंस हैं, कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, एंड जिसकी वजह से लेबर टर्नओवर हाई हो रहा है। द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट डू मच अबाउट इन टर्म्स ऑफ पर्सनल कॉजेज, उसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल डिस्क्रिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंप्लॉइज। तो यहाँ पे आपके पास ज्यादा स्कोप है नहीं। एक बार देख लेते हैं जल्दी से, व्हाट आर दीज पर्सनल कॉजेज। एक्सीडेंट्स, लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं काम करते करते, उनके हेल्थ ठीक नहीं है, एक्सीडेंट हो गए, दे हैव बिकम इनकैपेसिटेटेड, अब वो कोई काम नहीं कर सकते, दे हैव बिकम डिसेबल्ड, ठीक है, ड्यू टू विच दे आर नॉट एबल टू वर्क, ठीक है, वो जॉब छोड़ रहे हैं। और काफी सारे इंप्लॉइज के साथ अगर ऐसा हो रहा है, सो इट इज गोइंग टू लीड टू अ लॉट ऑफ लेबर टर्नओवर। ध्यान रखिएगा, यहां पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, देन डेफिनेटली द ऑर्गेनाइजेशन कैन डू फॉर एंड इट कैन लुक आफ्टर बेटर सेफ्टी इक्विपमेंट, उन सारी चीजों पे ध्यान दिया जा सकता है। बट यहाँ पे हम एक्सीडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब लोगों के इन जनरल आउटसाइड देयर वर्क प्लेस उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुड बी फैमिली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट हैपेंस अ लॉट टू द फीमेल वर्कर्स, कि उनकी मैरिज होने के बाद और प्रॉब्ली व्हेन दे बिकम मदरहुड, इन टर्म्स ऑफ मदरहुड, व्हेन दे बिकम पेरेंट्स, उस टाइम पे हो सकता है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े एंड उनको जॉब छोड़ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, कुछ प्रॉपर डिजीज हो गई, डेथ हो गई, ऑफ कोर्स दैट वुड लीड टू अ लॉट ऑफ हाई टर्नओवर। अगर बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, लेट्स से आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो मेजॉरिटी लोग काम कर रहे थे, दे आर 60+ पीपल, ठीक है, तो हो सकता है कि एक टाइम ड्यूरेशन आए, हो सकता है कि 2-3 साल बाद व्हेन दी स्टार्ट अप्रोचिंग द एज ऑफ 65 और सो, हो सकता है कि इस टाइम पे बहुत सारे इंप्लॉइज की डेथ होने लगे, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन पीपल स्टार्ट यूजुअली डाइंग, और ये एक ऐसा एज है जिस टाइम पे हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो हो सकता है उस वजह से आपके पास लेबर टर्नओवर ज्यादा हो। नेक्स्ट कुड बी रिटायरमेंट, ठीक है, कुछ लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, कुछ लोग टाइमली रिटायरमेंट लेते हैं जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में डेजिग्नेटेड है, कुछ लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, सो दैट कैन ऑल्सो बी द कॉज ऑफ लेबर टर्नओवर। अगर बहुत सारे इंप्लॉइज आपके यहाँ रिटायरमेंट ले रहे हैं एक ही टाइम पीरियड पे, तो आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनअवॉइडेबल कॉजेज, ऐसे कॉजेज जो ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकता, और ये पर्सनल नेचर के भी नहीं है, मींस दीज आर नॉट रिलेटेड टू एम्प्लॉइज पर से, ठीक है। पहला क्या है, रिट्रेंचमेंट। लेट्स से कि आपका जो कंपनी है, व्हाटएवर ऑर्गेनाइजेशन यू आर इन, वहां पे जो प्रोडक्शन है, उसकी जो भी प्रोडक्शन करता था, वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता था, उसकी डिमांड एकदम से कम हो गई है। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स लेस ऑफ द एम्प्लॉइज, कम एम्प्लॉइज चाहिए उनको, ज्यादा एम्प्लॉइज चाहिए ही नहीं। तो उस टाइम पे क्या होगा, कुछ एम्प्लॉइज को जो इनएफिशिएंट है या अदरवाइज भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिशन होगा या जो भी पॉलिसी होगी, दे विल स्टार्ट रिमूविंग पीपल। रिट्रेंचमेंट होता है लोगों को निकाल देना जॉब से, उनको डिस्प्लेस कर देना, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशनल रीजंस, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है लैक ऑफ डिमांड है आपके गुड्स की, या हो सकता है कि आप कोई एक डिपार्टमेंट है, कोई एक सेगमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का विच इज नॉट प्रॉफिटेबल नाउ, सो यू आर रिट्रेंचिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट को आप खत्म कर रहे हैं,
ठीक है। सेकेंड कुड बी प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस। आप देखते हैं कि भाई कोई आपके इंप्लॉयज हैं, कुछ ऐसे इंप्लॉयज हैं जिनका बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस रहता है काम से, वो नहीं आते काम पे, दे हैव बिकम हैबिचुएटेड, ठीक है, वो एब्सेंटिज्म उनका बहुत हाई है, तो उस केस में भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गोना सफर लॉसेस बिकॉज ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स और योर पर्सनैलिटी ऑफ बीइंग एब्सेंट। थर्ड इज इनएफिशिएंसी ऑफ वर्क, ठीक है। आपसे कहा जाता है कि भाई आपको डेली 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, एंड दिस इज नॉट अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशन, दिस इज अ वेरी जेन्युइन एक्सपेक्टेशन, बिकॉज बाकी सारे जो लोग हैं, बाकी सारे जो इंप्लॉयज हैं, वो इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, बट somehow due to your inefficiency, due to your casual attitude towards work, you are not able to give the output. So इस केस में भी आपको ऑर्गेनाइजेशन को निकालना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट डू मच अबाउट इट, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको निकाल देगी, एंड दैट इज अगेन वन ऑफ द अनअवॉइडेबल कॉजेस, बिकॉज इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। द थर्ड वन इज अवॉइडेबल कॉजेज। ये वो कॉजेज हैं ऑन विच द ऑर्गेनाइजेशन कुड एक्चुअली वर्क, ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर सकती है, एंड इट कैन अवॉइड इट सो दैट द लेबर टर्नओवर कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। क्या है अवॉइडेबल कॉजेज? क्या हो सकते हैं? लैक ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, दे आर नॉट एबल टू वर्क एफिशिएंटली, उनको ग्रोथ नहीं दिख रही है, उनको डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। देखो, हर इंसान को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए होता है, और वो सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं होता है, आपको आपके स्किल्स भी अपग्रेड करने होते हैं, ताकि कल को जब आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करें, मतलब लेट्स से यू वांट टू शिफ्ट टू एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप आपसे आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि कुछ साल बाद में किसी हायर पोजीशन पे चला जाऊं, जहां पे कुछ बेटर पे हो, मेरी बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बेटर स्टेटस हो, तो आप ट्रेनिंग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आपको लगातार ट्रेन करते रहे एंड आपकी स्किल्स को अपग्रेड करता रहे। सो इफ देयर इज लैक ऑफ ट्रेनिंग, उस सिचुएशन में भी हो सकता है लोग छोड़ने लग जाएं कि यहाँ पे तो वर्क एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाती। नेक्स्ट इज वेजेस एंड अलाउंसेस। There are some organization you will see they are very miser when it comes to making payment. तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका एम होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, तो वो कमाता तो बहुत अच्छे से है, रेवेन्यू तो बहुत अच्छे से अर्न करता है, बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग पेमेंट्स, मेकिंग कॉम्पेंसेशन टू द एम्प्लॉइज, इट डजंट पेज देम इनफ, ठीक है। तो वेजेस एंड अलाउंसेस की वजह से भी बहुत सारे लोग छोड़ते हैं। थर्ड इज पुअर वर्किंग कंडीशन। जो इन्वायरमेंट आपको दिया गया है वो कंड्यूसिव नहीं है, वो ग्रोथ नहीं प्रमोट करता। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं, लोगों से बात करते होंगे, वो कहते हैं कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पॉलिटिक्स है, ठीक है, अच्छे काम कितना भी कर लो लेकिन कभी रिकॉग्निशन ही नहीं मिलता, या फिर इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट खराब है काम करने का कि काम करने का मन ही नहीं करता। दैट कैन ऑल्सो बी द कॉज ऑफ लीविंग अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि पर्सनल कॉजेज और अनअवॉइडेबल कॉजेज में ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट डू मच अबाउट इट, बट व्हेन इट कम्स टू अवॉइडेबल कॉजेज, यहाँ पे रेमेडीज ली जा सकती हैं, जिसके बारे में अभी हम जस्ट बात करेंगे, एंड उसके बेसिस पे लेबर टर्नओवर को रिड्यूस किया जा सकता है। I hope the causes are well clear to you. Moving ahead to the last topic for this particular session, that is remedies for reduction of labor turnover. अब मैं आपको बताऊं कि इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप लॉजिकल कॉमन सेंस से दिमाग लगा सकते हैं दैट वॉट एवर आर द अवॉइडेबल कॉजेस, जो भी आपके अवॉइडेबल कॉजेस थे लेबर टर्नओवर के, जो भी हमने पढ़े थे, वो आपकी रेमेडीज बन जाएंगे इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर लेबर टर्नओवर। इट्स अ वेरी कॉमन सेंस बेस्ड एलिमेंट कि अगर उनको ठीक कर देंगे तो अवॉइडेबल कॉजेज जो हैं वो हट सकते हैं, उनको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल पॉलिसी फॉर प्रॉपर रिक्रूटमेंट। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि जो रिक्रूटमेंट मेथड है, जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी बनाई हुई है, उसमें भी किसी तरीके का बायसनेस नहीं है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई चाचा भतीजा टाइप चलता है कि आपने रेफरेंस दे दिया किसी का एंड रिक्रूटमेंट कर ली। बिकॉज इफ देयर इज अ प्रॉपर रिक्रूटमेंट देन देयर इज गोइंग टू बी प्रॉपर एफिशिएंसी ऑफ वर्क। पहली बात तो काम में एफिशिएंसी होगी, एंड दीज पीपल वुड बी वन जिनके विजन, खुद के विजन, एम्प्लॉय के खुद के जो विजन हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल से अलाइन होते होंगे, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है आप अगर आपकी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है इट्स वेरी रोबोस्ट, प्रॉपर आप इंटरव्यू लेते हैं, प्रॉपर चीजों को ओरिएंट करके बताते हैं एम्प्लॉय को कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन का 5 साल का 10 साल का ये विजन है, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फॉस्टर, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, एंड इफ यू थिंक दैट योर गोल्स, योर विजन ऑल्सो अलाइंस विद दिस, देन यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी अ सिस्टमैटिक चैनल एंड प्रोसीजर फॉर एवरीथिंग दैट वुड बी कैरीड ऑन, ठीक है। सो पहले तो पर्सनल पॉलिसी रिक्रूटमेंट की बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड इज एडुकेट कंपेंसेशन। Every organization, not just one or two or in any particular segment, every organization should make sure that if it is earning enough, which most of the organization earns enough in terms of revenue, ठीक है, जो अच्छी organizations हैं especially, they should make sure that at least the person is paid which is commensurate with his skills.
तो जो उसकी स्किल्स है, जो उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, या जो भी उसका आउटकम है, आउटपुट वो जनरेट करता है, उसके अकॉर्डिंग एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन देना जरूरी है, ठीक है। एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड आइडेंटिफाई एंड मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एफिशिएंट वर्सेस इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज और वर्कर्स। आपको याद होगा टेलर का मैनेजमेंट थ्योरी में हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है टेलर्स प्रिंसिपल्स में, जहां वो कहता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ठीक है। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इसीलिए आया था कि जो इंप्लॉय, जो वर्कर बेटर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, बेटर आउटकम दे रहा है इन टर्म्स ऑफ हिज प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स और एनी वे, उसको थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पेंसेशन देना चाहिए ताकि ही इज मोर सेटिस्फाइड एंड उसको एक इंसेंटिव भी मिले एफर्ट्स डालने का, वरना कोई इंसेंटिव ही नहीं होगा, क्यों वो एफर्ट ज्यादा डालेगा। सो दैट इज वॉट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। थर्ड इज वर्किंग कंडीशंस। देयर शुड बी प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, जहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो, एंड द ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक श्योर कि जो भी रूमर्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से लोग डिससेटिस्फाई रहते हैं, ठीक है, उनको कम से कम रखा जाए, उनको मिनिमाइज किया जा सके, ताकि जो ओवरऑल वर्किंग कंडीशंस हैं वो कंड्यूसिव हों इंप्लॉय के काम करने के लिए। ही शुड फील कंफर्टेबल अबाउट इट, देयर शुड बी नो हैरेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोथ मेल एंड फीमेल्स के बारे में सुनते हैं कि बहुत ज्यादा बाइजनेस होती है प्रमोशन के टाइम पे, रिक्रूटमेंट के टाइम पे, एंड जो ओवरऑल एनवायरमेंट होता है वो ऐसा होता ही नहीं है दैट यू फील हैप्पी एंड कंफर्टेबल अबाउट इट। Why do we say that Google is one of the best places to work in? Because जो उसका ओवरऑल वर्क एनवायरमेंट है वो इतना अच्छा है that everyone aspires to go get recruited and work at places like Google, ठीक है। तो वर्किंग कंडीशन पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है so that you can retain your wonderful employees. नेक्स्ट इज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो अब हमने कॉम्पेंसेशन के बारे में तो बात कर ली, पर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या होते हैं? रिकॉग्निशन देना। अगर आपको लगता है कि कोई इंप्लॉय है जो अच्छा सजेशन देता है, उसके इनपुट्स अच्छे होते हैं, या ही टेक्स इनिशिएटिव टू इंप्रूव द ओवरऑल वर्किंग और आउटपुट और आउटकम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। बहुत तरीके हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के, अवार्ड सिस्टम चालू कर सकते हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स में आपने देखा होगा बेस्ट इंप्लॉय ऑफ द मंथ उनके यहाँ लगा रहता है, प्रॉपरली अनाउंसमेंट्स होती हैं। देन यू कैन ऑल्सो गिव हिम सम काइंड ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट्स, कि आपने उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दे दिए, ठीक है। जैसे आपने उनको रजिस्ट्रेशन करा दिया किसी क्लब में कि आप वहां जाके रिलैक्स कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। आपने उनको कार का बेनिफिट दे दिया कि यू विल बी प्रोवाइडेड विद द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन साइड, और अकोमोडेशन दे दी। दीज आर सम ऑफ द पर्क्स in both monetary as well as non-monetary terms, जो बेसिकली उसके मोटिवेशन को enhance करता है। मेजरली वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो आप काइंड में दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग फॉर ग्रोथ। जैसे मैंने कहा कि हर इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागता, उसको ये भी लगता है कि विथ टाइम मेरी ग्रोथ होनी चाहिए स्किल्स की, ताकि जब मैं कभी आगे कहीं जॉब चेंज करने की कोशिश करूं तो आई शुड बी एबल टू tell them, I should be able to go to any other organization with an advanced set of skills. तो अगर वहां पे ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड होगी, आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू वर्क इफेक्टिवली, आप अपने काम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, नोबडी इज देयर टू ट्रेन यू, रेक्टिफाई यू, रिड्यूस दोज प्रॉब्लम्स, देन सर्टेनली देयर कुड बी अ हायर रेट ऑफ लेबर टर्नओवर। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होती रहे, एंड दैट शुड एड ऑन टू द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय एज अ होल। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंट वर्कर। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि जो थोड़ा ज्यादा बेटर काम कर रहा है, ज्यादा इनिशिएटिव ले रहा है, उसको रिवॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने लेट से आपने सजेशन वर्क्स लगाया हुआ है, उसके अंदर किसी के बहुत अच्छे सजेशंस आते हैं कि किस तरीके से हम आउटपुट को इंप्रूव कर सकते हैं, एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, देन दैट पर्सन शुड बी प्रॉपरली रिवॉर्डेड, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं फॉलो करते, दैट इज टेकिंग एग्जिट इंटरव्यूज। एग्जिट इंटरव्यूज क्या होता है कि जब भी कोई इंप्लॉय छोड़ के जा रहा है, रिजाइन करके जा रहा है, तो एक पॉजिटिव सा उसके साथ इंटरव्यू होना चाहिए, बात करनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए एज टू व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच यू आर लीविंग। लेट्स से कि एक ही टाइम पे ए, बी एंड सी तीनों लोग लीव करते हैं, और इनका एक एग्जिट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, जिसमें पता चलता है कि भाई जो इनके बॉसेस थे, जो इमीडिएट बॉस था, दैट वाज पर्सन डी, एंड डी वाज एक्सप्लॉइटिंग देम इन टर्म्स ऑफ हिज बिहेवियर। बहुत रूडली बात करता था, मिसबिहेव करता था, जोर जोर से चिल्ला के बात करता था, एंड ही वाजंट एप्रिशिएटिव इनफ, एप्रिशिएट भी नहीं करता था इन तीनों के काम को, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी मैनेजमेंट में, कुछ ना कुछ इश्यूज थे, कुछ ना कुछ ऐसे कॉजेस थे विच वर अवॉइडेबल इन नेचर, एंड दीज थिंग्स कुड बी अवॉइडेड। सेम वर्किंग कंडीशन का भी रीजन हो सकता है, पे एंड अलाउंसेस का भी रीजन हो सकता है। तो एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पता चलेगा दैट व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज आर लीविंग and labor turnover is taking place.
सो आई होप कि आपको 100% क्लैरिटी आ गई होगी व्हाट आर दीज थिंग्स ऑल अबाउट. एक छोटी सी समरी में आपको लास्ट में यही देना चाहूंगा कि जो थोड़ा सा लिमिटेड लेबर टर्नओवर है दैट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज नया फ्रेश ब्लड आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स आएंगे, डाइवर्सिटी ऑफ स्किल्स आएंगे. बट एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन को यह ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा लेबर टर्नओवर होगा उतना ज्यादा एक्सपेंडिचर और कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे आएगा. सो इट शुड मेक श्योर दैट इट minimizes or reduces the labor turnover to an standard level only. उससे ज्यादा exceed नहीं करना चाहिए. So that was all for today. Thank you and take care.